Good afternoon, everyone. I am Harsh Jain. Welcome you all for the online webinar on basic Vastu Shastra and its importance in civil engineering. Let welcome today's chief guest, Mr. Monica Saurabh Jain, expert advisor, Vastu Shastra consultant, Kiyansh Vastu Solution, Bangalore. She has completed her bachelor from Vivekananda College, Aurangabad, and her expertise in building and astrology Vastu Shastra as a specialization. She has completed many projects related to Vastu Shastra consultancy for new residential buildings, new commercial plots, new land purchase across India. Uh, now, uh, without wasting much of your time, I welcome Chief Guest for her knowledge and experience sharing. Uh, Ma'am, you can start now. Yes. Thank you. Thank you so much. Yes. Saraswati Namastubhyam Varade Mokshidaini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Siddhir Bhavatu Me Sada. जय जिनेन्द्र, नमस्ते, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आप सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? Yes, ma'am. ओके, मैं मोनिका सौरभ जैन, वास्तु एडवाइजर, वास्तु कंसल्टेंट। आई एम फ्रॉम Bangalore. Now I live in Bangalore, but my native is in औरंगाबाद. So आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज वास्तु शास्त्र एंड इम्पोर्टेंस इन सिविल इंजीनियरिंग। मैम प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है। या 1 मिनट, अभी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया है। Yes, now it is visible. तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज वास्तुशास्त्र एंड उसका इम्पोर्टेंस सिविल इंजीनियरिंग में क्या है, किस तरह से हम वास्तुशास्त्र का यूज सिविल इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, ये हम सब जानेंगे। तो उसका वास्तुशास्त्र क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और वास्तु को साइंस का सपोर्ट किस तरीके से है, ये भी हम जानेंगे। उसी के साथ साथ हम नॉलेज ऑफ डायरेक्शंस मतलब दिशाओं का ज्ञान हम आज करेंगे, और इम्पैक्ट ऑफ डायरेक्शंस मतलब कि किस दिशा का परिणाम किस पर कैसे हो सकता है, ये भी आज हम सब जानेंगे। तो व्हाट इज वास्तुशास्त्र? तो वास्तु का मतलब उसके शब्द नाम में ही है, वास्तु जहां करता है, यानी कि जो आपका निवास स्थान है, जो घर है, भवन है, जहां पर आप रहते हो, उसे वास्तु कहा जाता है। और जिस घर में आप रहते हो उस घर का अगर हम मुआयना करते हैं तो उसे रेसिडेंशियल वास्तु कहते हैं। और जिस घर जहाँ पे हमारी मतलब जिस वास्तु से हमारी आमदनी चलती है या हम इनकम करते हैं, हमारा घर चलाते हैं, फिर वो आपकी दुकान हो, फैक्ट्री हो, हॉस्पिटल हो, आपका कॉलेज हो, एनीथिंग एल्स, उसे हम कमर्शियल वास्तु कहेंगे। तो भवन में भाव की गुणवत्ता, दिशा और सार्थकता का नाम है वास्तुशास्त्र। और वास्तुशास्त्र ये मनुष्य को मिला हुआ एक अनमोल तोहफा है, और वास्तुशास्त्र को विज्ञान का पूरा आधार है। विज्ञान माने साइंस। हम साइंस के सपोर्ट से वास्तु को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे कि हम ये जानना चाहते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में इसका कैसा इम्पोर्टेंस है, तो मैं सबसे पहले सबको ये बताना चाहूंगी कि जब भी कोई घर बनता है या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है तो उसके 4 आधार स्तंभ होते हैं। एक होता है पंडित, यानी कि हम मुहूर्त वगैरह देखकर फिर हम भवन के कार्य की या गृह प्रवेश की कोई भी नया कार्य जो हम भवन से रिलेटेड शुरू करते हैं तो हम पंडित के पास जाके मुहूर्त देखते हैं। तो एक स्तंभ हुआ पंडित। उसके बाद दूसरा स्तंभ होता है हमारा इंजीनियर, यानी कि सिविल इंजीनियर। और तीसरा स्तंभ होता है आर्किटेक्ट, और चौथा स्तंभ है वास्तुशास्त्री। ये चारों जब एक साथ जुड़ जाते हैं और एक साथ मिलकर जब कार्य करते हैं तो वो भवन, वो वास्तु एक
नया अनोखा रूप लेकर खड़ी होती है और उस भवन में रहने वाली व्यक्ति बहुत ही खुशहाल और अनुकूल जीवन बिताती है। तो जब हम सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, उसी के साथ साथ अगर हम वास्तुशास्त्र का थोड़ा नॉलेज अगर हम रखते हैं, तो जो हमारे कस्टमर्स होंगे या जो हमारे क्लाइंट्स होंगे जिनके लिए हम भविष्य में काम करेंगे, वो जब वास्तु से घर बनाना चाहते हैं तो हम उन्हें इजीली और साइंटिफिकली वास्तु की तरह से हम उन्हें एक नया मैप या एक नई बिल्डिंग खड़ी कर दे सकते हैं, जो कि हमारे लिए भी और हमारे क्लाइंट के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगी। तो निसर्ग में स्थित और दृश्य और अदृश्य, चेतन अचेतन, ये सब विश्व निर्माता के अंग है और इन सब का असर जो है वास्तु पर, भवन पर होता है। भवन निर्माण को विज्ञान का आधार है। तो आप कहोगे कि साइंस का आधार कैसे है वास्तुशास्त्र को, क्योंकि आज तक हमें साइंटिफिकली किसी ने समझाया नहीं कि वास्तुशास्त्र क्या है। जनरली कहा जाता है, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि हमें हमेशा कहा जाता है कि नॉर्थ में पैर करके, माने कि साउथ में सिर करके हमें सोना चाहिए ताकि हमारा पैर उत्तर की तरफ हो। हम दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ पैर करके ना सोए, क्योंकि उससे बीमारियां आएंगी, हम बीमार पड़ेंगे या हमें मौत जल्दी आ जाएंगी, ऐसे कहा गया। तो लोगों का मानना हुआ कि नहीं, वास्तुशास्त्र तो सिर्फ डराने वाला काम है, इसमें कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। जैसे कि हमने बचपन में स्कूल में पढ़ा है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, ये हम सब ने पढ़ा है। तो नॉर्थ पोल एक प्लस होता है एंड साउथ पोल माइनस होता है। और हम जानते हैं कि हमारे शरीर में भी आयरन है, यानी कि मैग्नेटिक ऊर्जा जो है, जो एनर्जी है, वो हमारे शरीर में भी है। तो उस वजह से अगर हम साउथ की ओर पैर करके सोते हैं, तो जो साउथ पोल माइनस है, वहां की जो निगेटिव एनर्जी है वो हमारे शरीर के माइनस पार्ट, मतलब हमारा जो पैर होता है वो हमारा माइनस पोल होता है शरीर का, और हमारा सिर जो है वो प्लस पोल होता है। तो जब दोनों प्लस पार्ट एक दूसरे के पास में आ जाते हैं तो उन दोनों में अट्रैक्शन होता है, और जो साउथ की एनर्जी है, निगेटिव एनर्जी, वो हमारे पैरों से होकर हमारे शरीर में अंदर जाती है, और उस कारण हमें नींद नहीं आना, थकान होना, क्योंकि आयरन होने के कारण हमारे ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। और जैसे ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो हेल्थ पे असर होगा, हमारे हार्ट पे असर होने की संभावना होगी। इसलिए कहा जाता है कि साउथ की ओर पैर ना करें। वही अगर हम उसके अपोजिट नॉर्थ में सिर और साउथ में सिर और नॉर्थ में पैर कर अगर सोते हैं, तो हमारा प्लस पोल जो है माइनस पोल के पास, मतलब कि दक्षिणी ध्रुव के पास चला जाएगा। तो दे बोथ रिपेल टू ईच अदर, और वो एनर्जी हमारे सिर से होकर, सिर में से बॉडी में जाके पैरों के साइड से बाहर निकल जाएगी। तो हमें किसी प्रकार की बीमारी होने की चांसेस बहुत ही कम होंगे। और साथ ही जब सुबह हम उठेंगे तो नॉर्थ फेसिंग में जो कुबेर देता है उनके दर्शन होंगे, तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटस भी हमारा अच्छा बना रहेगा। तो इस तरीके से छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज को भी साइंस का आधार है। वास्तुशास्त्र ये हमें मिला हुआ एक अनमोल तोहफा है, एक धरोहर है। बीते कुछ दिनों से मतलब जैसे कि पहले के जमाने में जो पुराने लोग होते थे वो अपना राज दरबार हो, अपना घर हो, बाग बगीचा हो, कुएं हो, ये सब वास्तु के अनुरूप करते थे। उनका जीवन एकदम शांति से सुखमय बीतता था, उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता था। लेकिन हुआ ये कि कुछ समय बाद हम लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर भागने लगे। जो मनुष्य है वो शहरों की तरफ आने लगा, प्रोग्रेस की चाह में, बढ़ोतरी की चाह में। और जब शहरों की ओर आने लगा तो सिटीज में पॉपुलेशन बढ़ गई, और जो सिटीज की लैंड है, जो जमीन है, वो कम पड़ने लग गई। उस समय मल्टी बिल्डिंग्स, फ्लैट सिस्टम, अपार्टमेंट सिस्टम, ये सब बनने स्टार्ट हो गए। और जब ये बनना स्टार्ट हुए तो वास्तु कहीं लुप्त हो गया, वास्तु छूट गया, और हम बस मकान पे मकान बनाते चले गए, रहते चले गए। लेकिन
हमें इसमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, और फिर अब हमने जाना कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो बीते कुछ वर्षों में वास्तुशास्त्र को फिर से समझने की, परखने की ताकत लोगों ने अपनाई है। और यहाँ तक कि देखा गया है कि विदेशों में भी अब जो साइंटिफिक वास्तु है उसे लोग मानने लगे हैं, पंच तत्वों को समझने लगे हैं, उस तरीके से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, स्लीपिंग पोजीशन वो भी अपना रहे हैं और वो भी फायदा ले रहे हैं। उसी प्रकार हमें भी ये वास्तु के नियमों को और उसके पीछे के वैज्ञानिक कारणों को हमें समझना है आज। तो हम चलेंगे हमारे अगला जो है पंच तत्व, यानी कि हमारे जो 5 एलिमेंट्स है। 1 मिनट में पंच तत्व जो है हमारे 5 एलिमेंट्स, वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य वास्तु में करते हैं। इन 5 तत्वों के बिना वास्तुशास्त्र कुछ भी नहीं है। 5 तत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो ये 5 तत्व, ये 5 एलिमेंट्स क्या है? तो 5 एलिमेंट्स है, फर्स्ट वाटर एलिमेंट यानी कि जल तत्व। सेकंड है हमारा फायर एलिमेंट यानी कि अग्नि तत्व। थर्ड है हमारा अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व। उसके बाद फोर्थ है हमारा एयर एलिमेंट, वायु तत्व। और फिफ्थ हमारा स्पेस यानी आकाश तत्व। ये 5 तत्व हर इंसान के, हर मनुष्य के बॉडी में मौजूद है। और इस वजह से जो भी प्रकृति में कुछ भी हलचल होती है, निसर्ग में अगर कुछ हलचल होती है, तो उसका सीधा इम्पैक्ट मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। इसलिए हमें इन 5 तत्वों से समतल बना के चलना है, मैचिंग कर कर चलना है। तो अगर हम इस तरह से मैचिंग कर कर चलेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही शानदार और बहुत ही खुशहाल होगा। तो अब ये 5 एलिमेंट है, ये एलिमेंट मतलब ये 5 तत्व कौन से दिशा में कौन सा तत्व होता है ये हम पहले जानेंगे। तो जो हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है यानी कि ईशान्य दिशा, जो कि उत्तर और पूरब के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आती है, वहां पे हमारा होता है जल तत्व यानी कि वाटर एलिमेंट। उसके बाद आती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जो साउथ और ईस्ट के बीच में मानी गई है, वहां पे आता है हमारा फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व। उसके बाद साउथ एंड वेस्ट, साउथ वेस्ट में आता है हमारा अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व। उसके बाद आती है हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यहाँ पे आता है वायु तत्व यानी कि एयर एलिमेंट। और बीच में ब्रह्म स्थान में होती है ब्रह्म आकाश तत्व, जो कि पूरी तरह से खुला होता है। तो इन 5 तत्वों को किस तरह से बैलेंस करना है और इसे बैलेंस करने से हमें क्या फायदा होगा और इनबैलेंस होने से क्या नुकसान होगा, ये हम जानेंगे। तो कुछ छोटे छोटे 2 एग्जांपल दूंगी जिससे आप लोग समझ पाओगे कि सही में इन एलिमेंट्स का हमारे जीवन में, इन 5 तत्वों का कितना महत्वपूर्ण रोल है और हमें इसे बैलेंस करना कितना जरूरी है। तो पहला एग्जांपल, हम में से कई लोग तिरुपति बालाजी गए होंगे। तो तिरुपति बालाजी ये एक ऐसा देवस्थान है जहाँ पे हर संप्रदाय, हर जाति के व्यक्ति पहुंचती है दर्शन के लिए। वैसे तो भारत में, इंडिया में बहुत सारे देवस्थल है, बहुत सारे धार्मिक स्थल है और हर एक का अपना अपना इम्पोर्टेंस है और हर एक का अपना अपना महत्व है। लेकिन जो धार्मिक स्थल है तिरुपति बालाजी, वो उसमें ऐसा कुछ अलग क्यों है कि वहां पे हर संप्रदाय की व्यक्ति पहुंचती है? तो जो तिरुपति बालाजी है वो स्वयं खुद साउथ वेस्ट डायरेक्शन में विराजमान है, यानी कि जहाँ पे हम मास्टर बेडरूम बनाते हैं और जहाँ पे हमारा अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व है, वहां पर स्वयं तिरुपति बालाजी विराजमान है। और उसी के साथ तिरुपति बालाजी के बैक साइड ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, यानी कि पृथ्वी तत्व बहुत स्ट्रांगली वहां पर मौजूद है। उसके बाद जो है कि तिरुपति बालाजी के राइट हैंड में पूरा देवस्थान है और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भोजनशाला है, यानी कि अग्नि तत्व बराबर अग्नि दिशा में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में उपस्थित है। और उस वजह से
फायर एलिमेंट भी वहां पे बहुत ही सही तरीके से मौजूद है। उसके बाद जो भी व्यापार है वहां का जो प्रतिष्ठान है वो वायव्य दिशा में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, और उस वजह से वायु तत्व भी वहां पे बहुत सही ढंग से मौजूद है। और पुष्करनी तालाब जो है वो उस देवस्थान के तिरुपति बालाजी के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पुष्करनी तालाब है, यानी कि जल तत्व हमारा वाटर एलिमेंट इतनी बड़े पैमाने पर वहां पर मौजूद है। और उसी के साथ साथ पुष्करनी तालाब की साइड से ही नीचे जाने के लिए, तिरुमला को जाने के लिए वहीं से नीचे की ओर एक रास्ता है, माने कि स्लोप भी हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, जहाँ पे हमें चाहिए नॉर्थ ईस्ट हमारा पूरा डाउन चाहिए। तो वहां पे तो ये सारे पांचों तत्व नेचुरली उस जगह पर मौजूद है, और इसका इतना बड़ा फायदा उस देवस्थान को है कि कहा जाता है कि जो विजया बैंक है वो पूरी तरह 90% सिर्फ तिरुपति बालाजी की जो इनकम होती है उसके ऊपर चल रहा है, और इसका आंध्र स्टेट गवर्नमेंट को बहुत बड़ा फायदा है। तो जब किसी देवस्थान पे या देवस्थान में भी इस पांचों एलिमेंट्स का इतना बड़ा फायदा हम देख सकते हैं, तो अगर हम हमारे घर में अगर इन पांचों तत्वों को सही तरीके से बैलेंस करें तो हमें फायदा क्यों नहीं होगा। उसके बाद एक और एग्जांपल शिरडी के साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा के मंदिर भी हम गए होंगे, वहां पर भी नॉर्थ सेंटर से मंदिर की एंट्री है और वेस्ट में साईं बाबा बैठे हुए हैं और उनके सामने ईस्ट पूरा खुला है, पूरा ओपन है, तो उस वजह से भी वहां पे फायदा है। और उसी के साथ साथ साउथ ईस्ट में वहां पे जो एक अग्नि जो कि द्वारका माई जो कहते हैं कि द्वारका माई ने चिमटे से अग्नि वहां प्रज्वलित की थी, तो वो अग्नि भी 24 घंटे वहां पर चल रही है। तो शिरडी के देवस्थान की भी हम प्रोग्रेस देख ही रहे हैं। और एक लास्ट छोटा एग्जाम्पल जो कि आपके औरंगाबाद का ही है, आपके और हमारे औरंगाबाद का, कि एक उत्तम उपहार गृह जो जलेबी के लिए फेमस शॉप है, उसे अगर आपने देखा होगा, आप वहां गए होंगे, तो कॉर्नर पे शॉप है और उसका नॉर्थ और ईस्ट का ऐसे दो रोड उसे मिलते हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का वो प्लॉट हो गया, उसमें ईस्ट फेसिंग जो उसका मालिक है वो ईस्ट फेसिंग बैठता है, और साउथ ईस्ट में उसका चूल्हा जलता है, वो गैस भी नहीं जलाता है, अपना चूल्हा जलाता है जिसमें वो कोयला डालता है, जो सुबह 9 बजे से उसका वो जलता है, तो रात में 10-11 बजे तक, उसके बाद जब भी जाओ तो वो बोलेगा हाँ साहब 2 मिनट रुक जाओ देता हूँ, इतना वेटिंग उसके पास होता है। और कोयला होने के कारण रात में वो जब भट्टी बंद भी करता है तो सुबह तक भी वो कोयला गर्म ही होता है, यानी 24 घंटा फायर वहां पर बराबर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अग्नि तत्व की जगह जल रहा है। उसके साउथ और वेस्ट उसकी पूरी क्लोज है, एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन में उसने अपना पूरा स्टोर किया हुआ है, यानी कि पृथ्वी तत्व अर्थ एलिमेंट भी उसका बहुत सही है। उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि जो रोड जा रहा है सिटी चौक की तरफ उसकी शॉप से, उसकी ढलान पूरी सिटी चौक की तरफ है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ उसका पूरा स्लोपिंग है, उसका भी फायदा उसे मिल रहा है। तो इस तरह से हम हमारे आसपास के लोगों का जिनकी प्रोग्रेस हो रही है उनका भी, और जिनकी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, कहीं रुके हुए हैं, उनका भी हम अवलोकन करके, हम उनके बारे में देख के कि यहाँ पे क्यों बढ़ोतरी हो रही है और क्यों नहीं हो रही है, हम सोच के उस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं। तो ये तो हो गए छोटे छोटे सारे एग्जाम्पल्स। अब हम जानेंगे कि वास्तुशास्त्र हमारे जीवन पर कितना रोल करता है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि हमारे ऊपर असर करने वाली कि वह मनुष्य के जीवन पर असर करने वाले 3 चीजें होती है, भाग्य, दूसरा है पुरुषार्थ, तीसरा है कर्म, निसर्ग। तो पहले 40% मनुष्य के जीवन पर उसका भाग्य काम करता है, उसके बाद 40% जो है वो उसके पुरुषार्थ माने कि उसके कर्म वो उसके ऊपर असर करते हैं, और बचा हुआ जो 20% है उसमें आती है प्रकृति। तो ये 20% प्रकृति में भी 10% जो है वो हमारे हाथ में नहीं होता है। तो ऐसे क्यों? तो जब
सुनामी आती है या अर्थक्वेक आता है, ऐसे कुछ होता है, तो उस समय वो मनुष्य के हाथ में नहीं है उसे रोकना। इसलिए 10% नेचर हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो बचा हुआ 10% है वो है वास्तुशास्त्र, और वो पूरी तरह हमारे हाथ में है, क्योंकि वास्तुशास्त्र हमें निसर्ग के साथ मेलजोल करके चलना सिखाता है, साइंस के साथ चलना सिखाता है। तो हम अगर प्रकृति के साथ हम मिलके चलेंगे तो प्रकृति भी हमारा पूरा ध्यान रखेगी। और फिर ये 10% जो वास्तुशास्त्र है उसमें भी 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आउटर, दूसरा कंस्ट्रक्शन, तीसरा होता है इनर प्लेसमेंट। तो आउटर हो गया हमारा 3.3%। तो आउटर में क्या आएगा, तो आउटर में आता है हमारा रास्ते की स्लोप किधर जा रहा है, ढलान किधर जा रही है, आसपास कोई नदी नाले है, तालाब है, पहाड़ी है, या हमारे घर के सामने कोई खंबा आ रहा है, कोई पोल आ रहा है, ये सारी चीजें जो देखी जाती है वो आउटर पार्ट में आती है। उसके बाद सेकेंड कंस्ट्रक्शन। तो आप लोग तो सिविल के स्टूडेंट हो, तो आपको तो कंस्ट्रक्शन के बारे में सारा कुछ पता ही है, वो होता है हमारा 3.3%। और फिर होता है लास्ट 3.3% इज इनर प्लेसमेंट, यानी कि इनर प्लेसमेंट में हमारा किचन कहाँ हो, बेडरूम कहाँ हो, या फिर कलर थेरेपी, हमारे पीओपी के डिजाइन, या फिर हमारा सोने का तरीका, हमारा खाने का तरीका, ये सारी चीजें आती है हमारी इनर प्लेसमेंट में। तो अब आप कहोगे कि जब वास्तुशास्त्र हमारे ऊपर 10% ही असर करता है, तो लेकिन मैं ये कहूंगी, एक छोटा सा एग्जांपल फिर से, कि अगर किसी इंसान को कभी करंट लगता है तो जस्ट चींटी काटे ऐसा महसूस होता है बहुत बार और ठीक हो जाता है, लेकिन वही किसी दूसरे आदमी को करंट लगता है तो झटका लग के उड़ के कहीं गिर जाता है, इतने जोरों का करंट उसे लगता है। और तीसरा आदमी है, उसको अगर करंट लगता है तो उसकी वहीं पे जान निकल जाती है, मौत हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जिसका भाग्य और कर्म मजबूत है, जिसके पुरुषार्थ मजबूत है, उसके ऊपर असर तो होगा वास्तुशास्त्र का, लेकिन चींटी मात्र असर होगा। लेकिन जिसके भाग्य पुरुषार्थ थोड़े वीक है उसके ऊपर वो असर ज्यादा होगा। इसलिए वास्तुशास्त्र का असर तो है, बट किस पर कितना होगा इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते, वो हर एक के अपने भाग्य और पुरुषार्थ के ऊपर डिपेंड करता। उसी के बाद अब वास्तुशास्त्र और कुछ भी नहीं है, बस मैग्नेटिक एनर्जी जो चल रही है हमारे विश्व में या हमारी दुनिया में, वो मैग्नेटिक एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो कहाँ पर कैसा है और कहाँ कम है और कहाँ ज्यादा है और हमें कितना फ्लो मैनेज करना है, उसे जानने का तरीका माने कि वास्तुशास्त्र है। तो अब हम एक और स्क्रीन शेयर करूंगी जिससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। हमारा जो सूर्य की परिक्रमा जो होती है, सूर्य की परिक्रमा, एक मिनट, हमारा सूरज जो है पूरब में उगता है, ईस्ट में सनराइज होता है, वेस्ट में सनसेट होता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, यानी कि एनर्जी का, पावरफुल एनर्जी का एक बहुत बड़ा स्रोत जो है वो सूरज है। इसमें 15 प्रकार की किरणें होती हैं, जिसमें से 7 होती है दृश्य किरणें, यानी कि जो हमें आंखों से दिखती है, और 8 होती है अदृश्य किरणें जो हमें आंखों से नहीं दिख पाती है। तो जो 7 किरणें हमें दिखती है वो होती है हमारे इंद्रधनुष का जो कलर होता है उन 7 रंगों में, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, रेड, ऑरेंज, इन रंगों में जो किरणें होती है वो हमारी दृश्य किरणें होती है। और जो अदृश्य किरणें होती है उन्हें हम रेस कहते हैं, जो कि होती है हमारी अल्ट्रावायलेट रेस, कॉस्मिक रेस, इंफ्रारेड रेस, उसके बाद अल्फा, बीटा, गामा, एक्स, ये सारी जो रेस है ये अदृश्य किरणें होती है, लेकिन इनका बहुत असर और बहुत इम्पैक्ट हमारे जीवन पर होता है। तो हम जानेंगे कि जो सूरज की पहली किरण होती है
वो ईशान्य यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सबसे पहले गिरती है, और वो सुबह की कोमल किरण जो विटामिन डी से भरपूर होती है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है। तो इसलिए हमें नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन जो है हमारे घर की, ये पूरी तरह से खुली रखनी चाहिए, ओपन रखनी चाहिए। यहाँ से डोर वेंटिलेशन और विंडोज ये देनी चाहिए ताकि वो एनर्जी जो है वो हमारे घर में प्रवेश कर सके। और साथ ही साथ जो शाम की हार्मफुल किरणें होती है, जो बहुत स्ट्रांग होती है, जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, वो आती है शाम की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। इसलिए हमें हमारे साउथ और वेस्ट हमेशा क्लोज या फिर ऊंची ऊंची कंपाउंड वॉल्स हमें वहां पर बनाना चाहिए। तो उसके बाद हम जानेंगे कि ओजोन वायु जो होता है वो सुबह में 3 से 6 बजे तक के रहता है। इसलिए इस समय में जो पढ़ाई करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी मानी जाती है कि एक बार में पढ़कर हमें ज्ञान हो जाता है। इस समय में हमारे जो संत महात्मा है वो भी अपना ध्यान साधना करते हैं और उन्हें हम देव पुरुष की तरह मानते हैं। इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी इस ओजोन वायु में होती है। उसके बाद मॉर्निंग में 6 to 8:30 आती है अल्ट्रा वायलेट रेज, जो ऑरेंज कलर में होती है और विटामिन डी से भरपूर होती है, और वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सबसे पहले आती है। इसलिए अगर हमारे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक ऐसा बनाते हैं, बोर बनाते हैं, तो हमारे जो पानी है उसमें अपने आप ये रेस प्रवेश कर जाती है और हम स्वस्थ जीवन जीते हैं। और साथ ही साथ हमें पता है कि हमारा वाटर एलिमेंट नॉर्थ ईस्ट में है, तो वहीं पर हम अगर पानी हमारा बराबर बनाते हैं, पानी की जगह सही करते हैं, तो ये विटामिन डी भी हमें मिल जाएगा। उसके बाद आती है 9 to 11 के बीच में, मोटा मोटी मैं टाइमिंग बता रही हूँ, 9 to 11 के बीच में होती है इंफ्रारेड रेस, जो कि रेड कलर में होती है, और वो जब ईस्ट में और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आती है, क्योंकि सूरज थोड़ा सा घूमना स्टार्ट हो जाता है। तो ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जब इंफ्रारेड रेज आती है तो उसमें डिसइंफेक्शन वाला माने कि निर्जंतुकीकरण खाना बनाने की जो ताकत होती है वो इंफ्रारेड रेज में होती है। इसलिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हमारा किचन होना चाहिए, और किचन अगर वहां आता है तो फायर एलिमेंट हमारा अपने आप वहां पर सही ढंग से आ जाता है, और ये इंफ्रारेड रेज भी हमें मिलती है। और इस 9 to 11 के बीच में अगर हमारा खाना बनता है तो वो हमारे लिए बहुत ही शानदार खाना और हेल्दी खाना माना जाएगा। आप लोगों ने अगर जानते होंगे तो जो जैन साधु है वो भी इसी समय में अपनी आहारचर्या के लिए निकलते हैं, क्योंकि उस समय का खाना उन्हें स्ट्रांग बनाता है, ताकत देता है। उसके बाद दोपहर के 12 से 5 बजे के बीच में जो आती है अल्फा बीटा रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ये हम सब जानते हैं कि बहुत स्ट्रांग एंड बहुत पावरफुल रेज होती हैं, जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है। कई बार हम कहते हैं धूप लग गई, तो ये धूप लगने वाला जो कार्यक्रम होता है वो इसी समय में होता है। तो हमें इन किरणों से, इस एनर्जी से बचना चाहिए, और इसलिए एनर्जी को रोकने के लिए हमें हमारा साउथ और वेस्ट डायरेक्शन पूरी तरह से क्लोज करने की कोशिश करनी चाहिए। और साथ ही साथ हम वहां से कोई एंट्री ना दे पाए, कोई विंडो ना दे, इस तरीके की भी छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हम उन रेज से, निगेटिव एनर्जी से बच सके। तो ये हो गया साइंटिफिकली, आप सबको मैंने बताया कि किस तरीके से सन मतलब कि सौर ऊर्जा हमारे जीवन पर काम करती है, पंच तत्व 5 एलिमेंट हमारे ऊपर काम करते हैं। उसी तरह जो मैग्नेटिक एनर्जी इस विश्व में चल रही है वो हमारे ऊपर किस तरह असर करती है। साथ ही एक और है कि जो पृथ्वी होती है, हम जानते हैं, हमने ये भी साइंस में पढ़ा हुआ है कि जो अर्थ है हमारा, वो खुद के एक्सेस में 23.5 डिग्री में घूमते रहता है। तो अगर हम माने कि ये पृथ्वी है, तो हम जानेंगे, मैं अभी नॉर्थ फेसिंग बैठी हुई हूँ, तो जो पृथ्वी है वो इस तरीके से, यानी कि
नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इस तरह नीचे झुकी हुई है, जब 23.5 डिग्री में वो घूमती है इस तरह से खुद का एक्सिस बनाकर, तो उस समय वो इस डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट में नीचे झुकी हुई होती है। तो हम देखेंगे कि हमारे पृथ्वी का, अर्थ का 70% ऑफ वाटर जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, और जो ऊंचाई जो है पृथ्वी की और अर्थ की वो इस तरफ मतलब साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। इससे भी हमें समझेगा कि हमारा जो स्लोपिंग पैटर्न हो वो कैसा हो, कि हमारा जो हेवी पट्टा है या फिर जो ऊंचाई है हमारे घर की वो इस तरफ यानी कि साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए, और हमारा जो डाउन पार्ट है वो हमारा नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। और उसी के साथ साथ जल तत्व भी फिर से आ गया कि इस तरफ होना चाहिए। इस तरह हम सब कुछ जोड़ करके जो एक बनता है उसे वास्तुशास्त्र कहा जाता है, जो कि जैसे कि हमें मैथ्स पढ़ाया जाता है, उसमें प्लस माइनस डिवाइडेशन मल्टीप्लिकेशन ये सब हमें पढ़ाए जाते हैं। तो फिर कोई भी नंबर आने दो, हम प्लस माइनस सीख गए हैं, डिवाइडेशन मल्टीप्लिकेशन सब सीख गए, तो कोई भी नंबर आने दो, हम उसे उसमें बिठा के हम सही आंसर निकाल देते हैं। उसी प्रकार किसी भी तरह की वास्तु आने दो, किसी भी तरह का प्लॉट आने दो, ये पंच तत्व, सौर ऊर्जा, उसके बाद पृथ्वी का जो एक्सिस है या मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी चल रही है, इन सारों को मिलके जो कैलकुलेशन बनता है उसे जोड़कर हमें एक सही वास्तु का निर्माण करना होता है। और इसे जानने के लिए सिविल इंजीनियर के स्टूडेंट्स को कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि साइंस में ये सारी चीजें हम लोग सीखे हैं, बस उस पार्ट में या उस साँचे में हमें डालना है। अब जैसे कि प्लस मैंने कहा, तो हम जानते हैं कि बाबा नॉर्थ पट्टा हमारा पावरफुल है, पॉजिटिव है, और वहां पे जल तत्व है, तो हमें वहां की एनर्जी अगर और बढ़ानी है, हमें हमारा इनकम सोर्स और बढ़ाना है, पॉजिटिव एनर्जी और बढ़ानी है, तो वहां पे एक वाटरफॉल और लगा दीजिए। हमारा वहां पे मतलब कि बोर या अंडरग्राउंड वाटर टैंक होगी ही, लेकिन उसी के साथ साथ अगर हमारा कोई नॉर्थ में पार्क है, वहां पे हम वाटरफॉल अगर लगा देते हैं, तो पानी ऐसे बहेगा वाटरफॉल में, दब 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 दब, तो उस वजह से वो वाटर एलिमेंट वहां पे और फास्ट काम करेगा और हमें और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। उसी प्रकार कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमें पता है कि हमें क्लोज करना है या फिर हमें उस तरफ बढ़ना नहीं, तो अगर कोई पट्टा है जो उस तरफ बढ़ा हुआ है, हमारा प्लॉट अगर ऐसा है कि साउथ में बढ़ा हुआ है या साउथ वेस्ट में बढ़ा हुआ है, तो उस पट्टे को माइनस करके हम अपना स्क्वायर प्लॉट बना ले और उस तरीके से कंस्ट्रक्शन कर ले। ये छोटी छोटी बातों को सिविल इंजीनियर्स ध्यान अगर दे तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद बात होगी। अब बिल्डिंग बायोलॉजी, हम जानते हैं कि बिल्डिंग बायोलॉजी एक तरीके से आपके शरीर की त्वचा है, यानी कि स्किन है। जैसे कि हमारे बॉडी की स्किन जो है वो हमें बाहर की धूल मिट्टी पोल्यूशन इन सब से हमारी रक्षा करती है। हमारे अंदर का जो भी प्रोसीजर जो सिस्टम चल रहा है वो निर्विघ्न तरीके से बिना किसी रुकावट के चलते रहे, उसके लिए ये जो स्किन है हमारी वो हमें हेल्प करती है। उसी प्रकार जब बिल्डिंग बायोलॉजी आती है या वास्तुशास्त्र आता है, तो जो हमारी घर की दीवारें हैं वो हमारे शरीर की त्वचा की तरह, शरीर की स्किन की तरह रोल प्ले करती है। मतलब कि घर के अंदर और भीतर और बाहर के बीच में आदान प्रदान का कार्य जो है वो ये दीवारें करती है। तो अगर हम वास्तु को मिलकर चले और वास्तु के दोषों को हटाकर अगर चले तो ये हमें पॉजिटिव फायदा देगी। लेकिन अगर किसी प्रकार का वास्तु दोष अगर हमारे घर में है तो ये दीवारें बीमार पड़ जाएगी और इसका असर इस घर में रहने वाले, हमारे घर में रहने वाले जो लोग हैं, जो व्यक्ति है, उनके ऊपर सीधा उसका असर होगा। इसलिए हमें इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। अब इंजीनियर्स को जब अगर कोई मैप बना रहे हो या फिर कोई किसी प्लॉट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हम प्लॉट मकान जो खरीदे, हमें तो पहले एक पॉइंट की डायरेक्शन,
कि हमें सबसे पहले डायरेक्शंस यानी कि हमारे दिशा ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए कंपास यानी कि होका यंत्र हमारी बहुत बड़ी हेल्प करेगा। अब जो है सूरज के उत्तरायण और दक्षिणायन में जाने की वजह से उत्तर और दक्षिण यानी कि नॉर्थ और साउथ में तो कोई फर्क कभी नहीं पड़ता है, लेकिन ईस्ट और वेस्ट में फर्क पड़ता है, क्योंकि उत्तरायण और दक्षिणायन में जाते समय सूर्योदय की जो जगह है यानी कि सनराइज की जो जगह है वो कुछ हद तक चेंज हो जाती है। उस वजह से हमें कंपास का सहारा लेकर अगर हम डायरेक्शंस का नॉलेज लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होगा और ज्यादा सही होगा। तो कंपास हमें हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन बताती है और उस हिसाब से हमें बाकी सारी दिशा मैनेज करनी पड़ती है। तो जैसे कि अगर हम नॉर्थ हमें दिशा बता रही है, जैसे कि अगर हम मैं नॉर्थ फेसिंग बैठी हूँ तो हमारे राइट में आएगी ईस्ट डायरेक्शन, लेफ्ट में होगी वेस्ट और हमारे बैक साइड होगी साउथ डायरेक्शन। उसी के साथ साथ नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगी नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान्य दिशा। उसके बाद ईस्ट और साउथ के बीच में होगी साउथ ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट के बीच में होगी साउथ वेस्ट डायरेक्शन, एंड वेस्ट एंड नॉर्थ के बीच में होगी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये कंपास देखकर हमें समझ में आना चाहिए, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है इंजीनियर्स के लिए। अगर डायरेक्शंस हमें समझ में नहीं आई तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। सबसे बेसिक स्टेप है वास्तुशास्त्र में दिशा ज्ञान, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे कि हम जानते हैं कि पूरब दिशा ईस्ट डायरेक्शन जो है उसका स्वामी है सूर्य देवता, यानी कि सूरज की पावरफुल एनर्जी पर ईस्ट डायरेक्शन काम करती है। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन फायर एलिमेंट पर माने कि अग्नि तत्व पर काम करती है। फिर साउथ डायरेक्शन में हमने जाना कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करती है और उसका असर हमारे ऊपर कैसा होता है, और साथ ही कहा जाता है कि साउथ डायरेक्शन के जो स्वामी है वो यमराज है। उसके बाद साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट के स्वामी है राहु केतु, इन्हें राक्षसी ग्रह या पाप ग्रह भी माना जाता है। उसके बाद वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन के स्वामी होते हैं वरुण देवता यानी कि जल देवता। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में हमारा वायु तत्व एयर एलिमेंट उपस्थित है। उसके बाद नॉर्थ में कुबेर देवता, उसके स्वामी है कुबेर देवता, यानी कि अगर हम नॉर्थ जितना खुला रखेंगे उतनी कुबेर की कृपा हमारे घर पर होगी, फाइनेंशियल स्टेटस हमारा बहुत अच्छा रहेगा। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये ईश्वर तुल्य जगह है, इसे ईशान्य इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर तुल्य ईश्वर स्वरूपी जगह है, कि वाटर एलिमेंट की जगह, यानी कि इसे जितना हल्का रखोगे, जितना ओपन रखोगे, जितना खुला रखोगे उतना हमें फायदा होगा। यहाँ से आने वाली जो सन एनर्जी है, जो सूर्य की ऊर्जा है, किरणें हैं, वो हमें बहुत बड़ा फायदा देगी। और हम ये तो जानते हैं कि जिस घर में सूरज की किरणें आती हैं वो घर, उस घर में कीड़े मकोड़े नहीं होते हैं, कचरा नहीं होता है, निगेटिव एनर्जी वहां पे प्रवेश नहीं कर पाती है। साथ ही साथ जो वहां पे रहने वाली व्यक्ति है वो हमेशा फ्रेश महसूस करती है और स्ट्रांग महसूस करती है, कॉन्फिडेंट रहती है हमेशा हर कार्य करने में। इसलिए जब हम कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं या कोई घर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि नेचुरल लाइट जो है वो घर में ज्यादा से ज्यादा आए। इस बात का पूरा पूरा ध्यान हमें रखना है कि जो नेचुरल स्रोत है लाइट का, मतलब कि सूरज की जो एनर्जी है वो पूरी तरह से हमारे घर में सुबह से शाम तक आती रहे, इस बात का हमें पूरा ध्यान। कृत्रिम लाइटों का हमें कम से कम उपयोग करना पड़े, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात आप सबको ध्यान में रखनी है। उसी के बाद हमें एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि हम जो प्लॉट खरीदे या फिर जहाँ पे हम घर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, वो हो सके तब तक स्क्वायर हो, स्क्वायर शेप में हो, ताकि हमारे पांचों एलिमेंट सही ढंग से वहां पे हम मैनेज कर सके। अगर कोई पार्ट कम ज्यादा हो रहा है यानी तो उसका मतलब ये होगा कि कोई एलिमेंट का प्रभाव कम और ज्यादा हो रहा है और फिर हमें उस एलिमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। इसलिए हमें स्क्वायर प्लॉट लेने की कोशिश करना चाहिए। अगर स्क्वायर प्लॉट हमें नहीं मिलता है तो हम रेक्टेंगुलर शेप वाला भी प्लॉट ले सकते हैं, उसमें भी कार्य कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर शेप में भी अगर नॉर्थ एंड साउथ लंबा ऐसे यानी कि ईस्ट लंबा हो
इस तरीके से अगर हमारा प्लॉट हो उसे चंद्रवेदी प्लॉट कहते हैं। और ईस्ट एंड वेस्ट लंबा यानी कि साउथ का पार्ट अगर ज्यादा है तो उसे सूर्यवेदी कहते हैं। साउथ का पार्ट ज्यादा होने से फिर वही कि जो जब सूर्य की परिक्रमा होती है तो दोपहर से शाम तक का मैक्सिमम टाइम जो सूरज होता है वो साउथ में होता है और ज्यादा तप रहा होता है यानी कि गर्म हो रहा होता है। तो उसकी जो स्ट्रॉन्ग वेव्स है, जो हार्मफुल वेव्स है, वो उस घर में रहने वाले लोगों को गर्म कर देती है यानी कि उनका गुस्सा बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें सूर्यवेदी प्लॉट को भी अवॉइड कर चंद्रवेदी प्लॉट यानी रेक्टेंगुलर जिसमें नॉर्थ और साउथ लंबा हो, इस तरीके का प्लॉट को प्रेफरेंस देना चाहिए। बाकी तरीके के प्लॉट हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई पार्ट है जैसे कि यल शेप अगर कोई बन रहा है, मतलब कि स्क्वायर प्लॉट मिल रहा है और उसमें साउथ वेस्ट बढ़ रहा है, तो हम कोशिश करें कि जितना पार्ट साउथ वेस्ट का बढ़ रहा है हम उसे कट कर दे या उतना पार्ट छोड़कर स्क्वायर शेप में हम हमारा कंस्ट्रक्शन करें। इन चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। उसी के साथ साथ सेकेंड हमें ध्यान रखना है प्लॉट की ढलान यानी कि स्लोप, जो कि हमने अभी जाना कि हमारी पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री में जब घूमती है तो उसका स्लोप जिस तरीके से है, नॉर्थ ईस्ट में सबसे नीचे और साउथ वेस्ट में सबसे ऊंचा, उस तरीके से ही हम हमारे घर का स्लोप या हमारे घर के सराउंडिंग जो स्पेस हम छोड़ते हैं उसके स्लोप रखे, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। और नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन हमारी हमेशा ओपन हो, खुली हो, ताकि पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश करे। एंड साउथ वेस्ट हमारी पूरी क्लोज हो जिससे कि हम नेगेटिव एनर्जी को घर में आने से रोक सके। उसके बाद अब एक ये भी है कि हम ये जानते हैं कि नॉर्थ ओपन हो, नॉर्थ में गड्ढा चलता है, गड्ढा माने कि हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक वगैरह बनाते हैं, अलाउड करते हैं, और साउथ में हम गड्ढा या ओपन स्पेस प्रेफर नहीं करते हैं। तो लोग बहुत साउथ को डरते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी साउथ डायरेक्शन को डरने वाली कोई बात नहीं, उल्टा साउथ डायरेक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन है। क्योंकि अगर हम जानेंगे तो साउथ मुंबई, साउथ दिल्ली, यहाँ तक कि आप सब लोग औरंगाबाद में रहते हैं तो आप देखिए कि साउथ औरंगाबाद जो जालना रोड से लेकर उधर पुंडलिक नगर या बेड़ बाईपास की तरफ है, सारी प्रोग्रेस मैक्सिमम उस तरफ हो रही है। नॉर्थ पट्टे में मैक्सिमम बढ़त नहीं हो रही है। और जालना रोड पे साउथ फेसिंग बाफना ज्वेलर्स, होटल अजंता एम्बेसिडर, लोकमत भवन, ये सब प्रोग्रेस कर रहे हैं। और उसके बावजूद एक नॉर्थ फेसिंग जालना रोड पर ही मोर शॉप बना था, मोर सुपरमार्केट, अब शायद वो बंद हो गया, उसकी जगह अब क्या आया है मुझे पता नहीं, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से कोरोना की वजह से मैं औरंगाबाद नहीं आ पाई हूँ। तो लेकिन जब मोर सुपरमार्केट था वो नॉर्थ फेसिंग होने के बावजूद भी वहां पे उसकी प्रोग्रेस नहीं हुई, वो चला नहीं, बंद हो गया। इसका रीजन क्या था कि उसके साउथ में गड्ढा था और साथ ही साथ पीछे आकाशवाणी से जो हेगड़ेवार हॉस्पिटल को जाने वाला जो रोड है वो उसका पूरा स्लोप जो है, ढलान जो है वो साउथ में है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो प्रोग्रेस कैसी होगी, इसलिए इन बातों का ध्यान रखना होगा। साथ ही नॉर्थ में गड्ढा अलाउड है, हमें नॉर्थ में पानी अलाउड है, लेकिन हम जानते हैं कि हम मटके में पानी पीते हैं, हम डेली चेंज करते हैं, वो हमारे लिए अच्छा कार्य करता है। लेकिन हम मटके में पानी रखा हुआ है, हम 5-6 दिन के लिए कहीं आउट ऑफ स्टेशन चले गए, जब आते हैं तो हम देखते हैं उसमें बहुत सारे जीव जमा हो गए, और अगर वो पानी हम पिएंगे तो हमारे शरीर को नुकसान होगा, तो इसलिए हम वो पानी यूज नहीं करते, फेंक देते। इसी तरह अगर नॉर्थ डायरेक्शन में पानी आपने बनाया है लेकिन अगर उसका यूज नहीं हो रहा है, वो टंकी का पानी आप यूज नहीं कर रहे हो, तो वही टंकी जो है वो सेप्टिक टैंक का रोल प्ले करेगी, यानी कि निगेटिव रोल प्ले करेगी, मतलब पानी होने के बावजूद भी वो निगेटिव इफेक्ट आपको देगा। इन छोटी छोटी बातों को भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसी के साथ साथ अब लास्टली मैं बस यही कहूंगी कि हमें वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट, इन तीनों को बहुत स्ट्रांगली समझना होगा। इन तीनों को बैलेंस करने की घर में या हमारे जो कमर्शियल शॉप है वहां पर जो भी है, हमें बैलेंस करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर ये 3 तत्व, ये 3 एलिमेंट अगर हम बैलेंस करते तो बाकी के 2 तत्व अपने आप अनुकूल हो जाएंगे और हम खुशहाल जीवन जी सकेंगे।
तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को मैंने जो भी कहा वो समझ आया होगा। वास्तु को साइंस का सपोर्ट कैसे है ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी की कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। बस पर्सनल सवाल कोई ना पूछे, ऐसा सवाल पूछे कि जिससे दूसरों को भी उद्बोधन हो। किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज? मैम मेरा एक सवाल है। हाँ कहिए। मैम वो ब्रह्मा स्पेस जो बोला आपने, हाँ डिटेल वाला, तो उस पर जब हम कोई घर और कोई कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हाँ वहां पे तो सब वो नॉर्थ ईस्ट साइड, साउथ वेस्ट साइड सब वो एडजस्ट हो जाते हैं। सेंट्रली क्या होता, कुछ एडजस्ट ही नहीं होता ना, तो फिर उस स्पेस का क्या उपयोग है? जी, ब्रह्म स्थान में मैं क्वेश्चन एक्चुअली क्लियर आपने डिफाइन नहीं किया, लेकिन मैं जितना समझी हूँ उस हिसाब से आपको कहना चाहते हैं कि ब्रह्म स्थान में अगर हमने कुछ कंस्ट्रक्ट किया हुआ है तो उसका असर कैसा होगा, ये आप पूछना चाहते हैं? यस मैम। हाँ, तो सबसे पहले कि ब्रह्म स्थान ये हमारा स्पेस है, मानने कि आकाश तत्व वहां पर मौजूद है। ये पूरी तरह हमेशा खुला होना चाहिए। और मैं शायद जब मैंने रेज बताई, एनर्जीज बताई, उसमें कॉस्मिक रेज बताना भूल गई। तो जो ब्रह्म स्थान होता है हमारा, वहां पर कॉस्मिक रेज रेज होती है जो सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा पॉजिटिव होती है। उसे हमें हमेशा खुला रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे घर में निर्मिति का कार्य, मतलब किसी पॉजिटिव एनर्जी का उगम जो है वो हमारे ब्रह्म स्थान से होता है। अगर हम उसे बंद कर देंगे तो ये बहुत ही गलत बात है और इसका बहुत बड़ा नुकसान हमें हो सकता है। Madam, it was a wonderful session and you have explained very nicely and perfectly. बहुत सारी चीजें आपने जो बताई वो काफी सारी हम सबको यूज होगी जब हम बिल्डिंग की प्लानिंग वगैरह करेंगे, एंड ये स्टूडेंट्स को काफी बेनिफिट होगा। अगर स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो वो पूछ सकते हैं बाय अनम्यूटिंग देमसेल्फ एंड और पुटिंग इन चैट बॉक्स। तो एनीवन, 1-2 क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग, कोई भी। ओके फाइन मैम, आई थिंक आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किसी को कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, तो ठीक है, वी विल एंड हियर। एंड शोभन। Yes, sir. Yes, it was very good session, and I am very glad to see your interest in Vastu Shastra. And a big thanks to Mr. Rahul Agrawal sir, who appoint me or who gives the opportunity to me. So very thank you so much. And anytime I am available for the queries of related to Vastu Shastra. अगर किसी को कभी भी कोई सवाल हो वास्तु शास्त्र से रिलेटेड तो मुझे अपने नंबर पे कभी भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं बेझिझक। तो वंस अगेन थैंक्स टू राहुल अग्रवाल सर एंड एवरीवन। Okay, thank you, ma'am, for this wonderful session. Okay, good afternoon, everyone. I, Shobin Sabu, on behalf of MIT, is here to present vote of thanks for today's online webinar. It is rightly said that an ignited mind is the most powerful weapon on earth, above the earth and under the earth. And this is God through education. So we all need to keep learning and educating ourselves till our last moment in this beautiful life. I would like to express
My sincere appreciation to our today's chief guest, Mrs. Monica S.J., for sharing her valuable time and knowledge with us. Her sharing will help us to grow in our future life. I would also thank you all participants for your successful listening and attending the webinar. I thanks our principal, Dr. Santosh Bhosle, sir, and HOD, Dr. Uttam Kalwane, sir, for the permission of today's event. Thank you all.